हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और हम और आप दोनों लोग यहाँ पे इस समय स्पर्धा बैच में हैं जो कि एसएससी जे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है और मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी संस्था ये लखनऊ में है, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग पिछले कई सालों से 2017 से बच्चों को एसएससी जेई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और इस समय भी लखनऊ में आलमबाग सेंटर पे जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का ऑफलाइन बैच चल रहा है। आप भी अगर कहीं भी हो और तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आइए एक बार लखनऊ आइए, डेमो क्लास करिए, करके देखिए और ठीक लगता है तो हमें ज्वाइन करिए। और इस समय हम लोग जो ऑनलाइन बैच है वो स्पर्धा बैच है। एक बार समझ लें स्पर्धा बैच में क्या है। स्पर्धा बैच बायलैंग्वेज बैच है जो कि एसएससी जेईई 2023 के लिए फोकस्ड है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐसा आपको एक लोगो दिखाई पड़ेगा और उसमें डेमो क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन करिए। और लेकिन भूलिएगा नहीं, ये मेरा एक रेफरल कोड है SJT20। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको फीस में 20% का एक ठीक ठाक सा रिबेट मिलेगा। अच्छा, इस बैच में जो आपके साथ एक टीम लगी है, बड़ी मजबूत टीम है। रस्तोगी सर हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के कोर्सेज पढ़ाएंगे। गौरव ओझा सर हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट आपके साथ डील करेंगे। मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट लूंगा। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में लगभग लास्ट में आ चुके हैं। आज मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पहला सब्जेक्ट मेरी तरफ से था वो कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से उम्मीद है कि हम लोग नए सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दें सब कुछ सही चल रहा है, ऑडियो वीडियो सब मस्त है ना। चैट बॉक्स में जरा सूचना दे दें एक बार सब कुछ सही होने की, इससे आगे बढ़े। तो हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेटिक में जो हम लोग पढ़ते हैं तो किसी बॉडी का मोशन भी पढ़ते हैं, उस मोशन का कारण भी पढ़ते हैं। और कारण में इस सब स्टडी करने के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रिंसिपल, बहुत बड़ी सी थ्योरम की बात हुई थी जिसको आप कह रहे थे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल एक ऐसा थ्योरम है, ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम लोग कोई प्रॉब्लम जब हमें मिलती है, अगर कोई डायनेमिक्स की प्रॉब्लम मिले, डायनेमिक्स की प्रॉब्लम कोई मिलती है, तो इस थ्योरम की मदद से उसको हम स्टैटिक की प्रॉब्लम की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया डी एलम्बर्ट साहब ने। न्यूटन सेकंड लॉ का देखा, यूज किया, समझा, उसी बात को दूसरे तरीके से कहा और कहने से हमें दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होने लगे, है ना। करना कुछ नहीं है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, वो मूव कर रही है, हम चाहते हैं उसको हम एक रेस्ट बॉडी की तरह डील करना। कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर एक इनर्शिया फोर्स लगाना है। इनर्शिया फोर्स की खास बात क्या है कि एक सूडो फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है, दिखाई नहीं पड़ेगा, महसूस कर सकते हैं, है ना। कितना लगाना है तो उन्होंने बताया कि मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस बॉडी पे लगाना है उसका मास पता कर लीजिए, उसका मास कितना है और उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन है। ये देखिए यहाँ बात हुई थी कि जितना बॉडी का मास है और जितना उसका एक्सेलरेशन है उतना ही फोर्स लगाना है, ma के बराबर। किधर लगाना है तो ये बात तय है कि बॉडी में जिधर एक्सेलरेशन है उसके विपरीत दिशा में लगाना है ना। तो इनर्शिया फोर्स लगाने का सिस्टम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। कितना लगाना है तो ma लगाना है। किधर लगाना है, एक्सेलरेशन को, त्वरण को अपोज करते हुए, है ना। हमारा बहुत जरूरी हो गया है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसके अपोजिट इसको अप्लाई करना। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल में आपके लिए कुछ व्यवस्था मैंने किया है, देखते हैं क्या है। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कल तो बढ़िया से सॉल्व किया था, थोड़ा टाइम भी लगा था कि अगर आपका वेट या आपका मास कह लें, है ना, मान लेते हैं 60 किलो है, उसको आप लिफ्ट में लेके जाते हैं अपनी वेइंग मशीन को, उस पर खड़े होते हैं, लिफ्ट रुकी है तो वेइंग मशीन 60 केजी दिखाता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर चलने लगती है तो आप देखोगे तो 60 से ज्यादा दिखाएगा, मान लेते हैं 64 केजी दिखा रहा है। और वही लिफ्ट जब ऊपर से नीचे आती है तो वो कम दिखाएगा, मतलब मान लेते हैं 4 केजी कम दिखाएगा, वो 56 केजी हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना। तो ये दो घटनाएं पढ़ी थी। तीसरी घटना ये पढ़ी थी कि अगर उस
लिफ्ट का जो ऊपर वायर लगा है वो कहीं से टूट जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो किसी के साथ, तो लिफ्ट हमारा फ्री फॉल करने लगेगा। जब फ्री फॉल करने लगता है तो ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाती है। उस वक्त आप लिफ्ट में खड़े रहेंगे, वेइंग मशीन पर खड़े रहेंगे, अचंभित हो जाएंगे कि आपका वेइंग मशीन आपका मास 0 दिखा रहा होगा, है ना। इसको समझा गया था, खैर आप पिछला वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। आज जो प्रॉब्लम मेरे पास है ये ऐसी कुछ है। एक बार कैलसी उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए, है ना, डायग्राम नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जिसका वेट है 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन का अर्थ हुआ 1000 न्यूटन, ठीक है ना। इस पर इस तरफ से फोर्स पी लगाया जा रहा है, फोर्स पी, वी आर अप्लाइंग फोर्स पी, ऐसे करके ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी है, कार खड़ी है, ठेला खड़ा है, उसको हम धक्का देते हैं ना, उस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को ऐसे धक्का दिया जा रहा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। धक्का देने से क्या हो रहा है कि ये बॉडी आगे जा रही है, मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, जो बॉडी का मोशन है उस मोशन का एक्सेलरेशन दिया गया है, a = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ठीक है। थीटा भी दिया गया है 30 डिग्री, वेट भी दिया गया है W किलो न्यूटन। तो बहुत छोटा सा सवाल है, कह रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए जिससे कि ये बॉडी इस एक्सेलरेशन से मूव करने लगे, है ना। जबकि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी दिया है, क्वेश्चन फ्रिक्शन का भी है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, 0.25। तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे वो भी लगाना पड़ेगा, और जो इनर्शिया फोर्स वगैरह समझा है वो भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए, तो हमारा मकसद क्या है, इस बॉडी की पहले बीडी बनाई जाए। क्या क्वेश्चन हो गया, ए बॉडी हैविंग वेट 1000 न्यूटन इज रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन which have friction coefficient 0.2. This body is moving with acceleration 3 meter per second square. Find the force P for given acceleration. यही तो क्वेश्चन हुआ ना, ठीक है। P निकालना है गिवन एक्सेलरेशन के लिए। चलिए, बहुत बातें नहीं करना है, जल्दी से इसके बीडी बनाए और सारा काम खत्म करें, ठीक है भाई। चलिए इसके बीडी बना लेते हैं। तो ऐसा करिए, इसको लेके बाहर आते हैं, कॉपी कर लें, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारी फर्श है, इसको भी कॉपी कर लें, तो ये फर्श हो गई। दोनों ब्लॉक के बीच का सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एफबीडी बनने की तरीका यही तो है ना, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक और बॉडी के बीच में एयर गैप ले लेते हैं। चलिए देखा जाए क्या क्या हो सकता है इसमें। तो एक तो वेट की लाइन काम करेगी ना, देखिए एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, ये जहां पे कट कर रहा है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात क्या दिखाई पड़ रहा, फोर्सेज जरा देखे जाए तो इस पॉइंट पर 30 डिग्री पर एक फोर्स लग रहा है, 30 डिग्री पर एक फोर्स लग रहा है, ऐसे क्लियर है, देखिए दिख रहा है। एंगल गिवन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है जी। जब ये एंगल 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इसको रिजॉल्व करेंगे, आगे करेंगे, अभी चल के देखेंगे, है ना। दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है कि इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा। चलिए पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, यही तो होगा, नहीं होगा, एक कंपोनेंट इसको इधर नीचे जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। आपकी मर्जी है, आपको लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए, फोर्स को आगे बढ़ा लीजिए। देखिए ऐसे करते नहीं हम लोग, फोर्स को आगे बढ़ा लेते हैं। ये एंगल 30, ये 30 होगा, कॉस इधर जाएगा, साइन इधर जाएगा। तो चाहे यहाँ देखा जाए चाहे यहाँ देखा जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। समझदार हो गए हैं, बहुत मैकेनिक्स पढ़ लिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू p है, अगर इसकी वैल्यू p है तो दिस विल बी p cos 30, दिस विल बी p sin 30। तो इस फोर्स का हिसाब किताब आप लोगों ने कर लिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची। यहां तक बात समझ में आ रही होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। जहां पे ना बात समझ में आए वहां जरूर एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा और बाकी फोर्सेस की बात कर लें, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन काम करेगा।
वेट, बॉडी का वेट इसको नीचे दबाएगा और ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो एक एक्शन होगा, एक रिएक्शन होगा, यही तो होगा ना। देखिए ये वेट फर्श को दबाएगा और फर्श इसके वेट को ऊपर करेगी, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला एक्शन है, ऊपर वाला रिएक्शन है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और इसको हम लोग आर के नाम से जान रहे हैं। एक फोर्स ये हो गया। दूसरा एक फोर्स और है, क्या, जो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट भी तो है, बॉडी का वेट नीचे की तरफ लगेगा, यहीं पर दिखा देते हैं इसको भी नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, तो एक बॉडी का वेट और दिखा देते हैं हम ऐसे करके, बॉडी का वेट भी लग रहा है और वेट कितना है 1 किलो न्यूटन, मतलब 1000 न्यूटन। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए नीचे की तरफ P का साइन कंपोनेंट 1000 फोर्स और P cos थीटा इधर गया, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। बात समझ में आ रही है ना, इतनी बात हो चुकी है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फ्रिक्शन को हम। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देने का मतलब दिया गया है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। याद रखिए, बड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो इनर्शिया फोर्स है वो एक्सेलरेशन का अपोज करता है, लेकिन फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करता है ना। तो बॉडी का मोशन किस तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी का मोशन भी आगे की तरफ ही है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करता है, सरफेस पे, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा जो कि मोशन का अपोज करेगा। क्यों, बॉडी में मोशन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, बॉडी में मोशन किधर है, इस तरफ है, राइट साइड में। तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करेगा, कितना करेगा, म्यू आर करेगा, दैट विल बी 0.25 इंटू आर, यही वाला रिएक्शन। ठीक है, इतना ही फ्रिक्शन फोर्स हमारा प्लेन पर भी लगेगा, लेकिन प्लेन से कोई बहुत वास्ता है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, 0.25 आर। ये बात समझ में आ गई ना। तो दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक। अगर हम इस प्लेन की बात को खत्म कर दें, ये नीचे वाला प्लेन हमारे पास, यहां से इसको ब्रेक कर दें, है ना, अलग अलग देखा जाए, तो अलग देखेंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पार्ट को अगर अलग करके देखा जाए तो आप कहेंगे ये हुई फर्श की एफबीडी, नहीं बन पाएगी, ठीक ऐसी है ना। ऊपर वाला ब्लॉक दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग खाली अपने ब्लॉक की बात करें, बाकी चीजों को हटा देते हैं। ठीक, कैसे हटा देते हैं, ठीक है, हमें इसकी जरूरत तो रही नहीं, क्योंकि हमें फर्श से मतलब ही नहीं है, तो इस फर्श वर्ष से कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है, हमारे इससे भी कोई मतलब, ये भी हट गया। तो अब जो आपके सामने दिख रहा है वो शुद्ध रूप से हमारे जो ब्लॉक की एफबीडी है, ब्लॉक की एफबीडी है, क्लियर है ना, ये ब्लॉक की एफबीडी है, ठीक है। चलिए, अभी इस पे इनर्शिया फोर्स नहीं लगा हुआ है, अभी इस पे इनर्शिया फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। चलिए, इतना तो हम लोग जब फ्रिक्शन पढ़ते थे तब भी करते थे, इतनी बात तो फ्रिक्शन पढ़ते समय भी करते थे। अब जरा सोचें कि बॉडी में इनर्शिया फोर्स लगाना है, ये बॉडी अभी मोशन में है, ये तो क्लियर हो रहा है ना। अभी कहा जाए तो अभी ये बॉडी हमारी किस में है, ये बॉडी हमारी अभी मोशन में है, और हम चाहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में आ जाए। तो रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि हमें इस पर एक इनर्शिया फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा, और इनर्शिया फोर्स का अर्थ क्या होता है, इनर्शिया फोर्स का अर्थ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास कितना होगा, मास हमें इसका वेट मालूम है, वेट कितना है 1000 जी से डिवाइड कर देंगे तो मास निकल जाएगा। और बॉडी में एक्सेलरेशन मालूम है, दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा किधर लगेगा, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। तो एक्सेलरेशन के अगर अपोजिट लगना है तो एक्सेलरेशन राइट साइड में है, तो जो मोशन होगा वो हमारा किस तरफ होगा, वो मोशन हमारा लेफ्ट साइड में होगा, सॉरी इनर्शिया फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये इनर्शिया फोर्स इधर लगेगा। मैं इनर्शिया फोर्स दिखा रहा हूं इस तरफ, बॉडी पर नहीं दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये एक सूडो फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स है, इसलिए इसको मैं बॉडी पे डायरेक्टली नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूं बॉडी से थोड़ा सा हट के,
जिससे कि पता चले कि ये सूडो फोर्स है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। ये रेड लाइन से मैंने दिखाया है इनर्शिया फोर्स। और इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या लिखूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई जी, ये तो मास हो गया, इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इनर्शिया फोर्स है दैट इज 3000 डिवाइड बाई जी न्यूटन। और किधर लग रहा है बॉडी पे? इधर लग रहा है। जैसे ही आपने इनर्शिया फोर्स अप्लाई किया, आप तुरंत बॉडी को कहेंगे कि अब हमारी बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गई है। जैसे आपने इसको अप्लाई किया, नाउ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बस बस, अब ये बॉडी हमारी रेस्ट में आ गई, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ गई। अब इस पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लें, सिग्मा एफ एक्स अप्लाई कर लें इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर लें, सारा काम खत्म। आइए सॉल्व करते हैं। डीलम्बर साहब की कृपा से बहुत आसानी से अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहला काम क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं बात लग रही फंस रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स लेफ्ट में होगा उतना ही फोर्स राइट में होगा। ध्यान दीजिए लेफ्ट में कितने फोर्स हैं, लेफ्ट का मतलब इस तरफ। तो पहली बात तो ये देखिए, एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इधर जा रहा है, इनर्शिया फोर्स है जो लेफ्ट में लग रहा है, तो दो फोर्स तो लेफ्ट में हो गए। राइट में क्या लग रहा है? पी का कॉस कंपोनेंट, पी कॉस थीटा। तो आप सीधे सीधे मैं यहां लिख रहा हूं कि पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट इक्वल टू लेफ्ट लिख रहा हूं। तो राइट में लगा पी कॉस थीटा, है ना, ये ब्लैक वाला फोर्स, और लेफ्ट में लगा फ्रिक्शन फोर्स और इनर्शिया फोर्स। तो दैट इज 0.25 आर प्लस इनर्शिया फोर्स कितना है? 3000 डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू 9.81 ले लेंगे बाद में जहां जरूरत पड़ेगी। इससे मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ओके डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और देखें क्या आता है। तो अपवर्ड फोर्स क्या दिखाई पड़ रहा है बॉडी पे? ये रिएक्शन ऊपर जा रही है आर, और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है 1000 और पी साइन 30 नीचे लग रहा है। तो आप कहेंगे कि आर इक्वल टू पी साइन 30 प्लस 1000। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की गुंजाइश मत रखिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, कुछ करना ही नहीं है तो सारा काम खत्म। क्या दिख रहा है कि आर की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां डाल दिया जाए, सारा खेल खत्म, ठीक है ना। चलिए तो फिर से लिखा जाए इसको। अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ तो 30 दिया गया है भाई, हमने यहाँ थीटा लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये 30 है, ठीक है ना, यहाँ 30 दिया गया है। थीटा की वैल्यू 30 गिवन है, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए आइए, तो ये हो गया हमारे पास P cos 30 इज इक्वल टू 0.25 और ब्रैकेट के अंदर P साइन 30 प्लस 1000 प्लस ये वाली वैल्यू 3000। और भाई यहाँ पे G की वैल्यू ले लेते हैं 9.81। अब इसको जरा सॉल्व करके बता दीजिए, पी इधर लेके कि पी कितना आ रहा है। जल्दी कैलसी उठाइए, आप ही आंसर निकालेंगे, मैं इसका आंसर निकालूंगा नहीं, है ना। 0.25 की साइन 30 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का चौथाई मतलब 250 प्लस 3000। जल्दी सॉल्व करो, मेरे चक्कर में ना पड़िए।
9.81। ठीक है जी, पी इधर लाइए, कॉमन ले लेंगे, है ना, पी इधर आएगा, कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, तो पी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos 30 माइनस 0.25 sin 30 इक्वल टू 250 प्लस 3000 डिवाइड बाई 9.81। बताओ भाई पी कितना आया, पी की वैल्यू बताइए जल्दी से। 3000 डिवाइड बाई 9.81 कुछ आ गया, प्लस 250 कुछ आ गया, डिवाइड बाई विद इन ब्रैकेट cos 30 माइनस 0.25 sin 30 ब्रैकेट क्लोज, कुछ आ गया। हाउ, बताओ बेटा क्या वैल्यू आई शर्मा जी? पी की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है दैट इज 750.05 न्यूटन, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है मेरे कैलसी में। चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको चेक करिए क्या ये सही है कि गलत है। चेक इट। समझिए, आंसर मिलाइए, सही आंसर आ रहा है गड़बड़ आ रहा है? एनीवन? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ओके सही है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा देखिए और बढ़िया से प्रॉब्लम, एक बार गौर से देखिए इसको, क्या लिखा है, क्या समझना है ना। बहुत ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन तो लिखा ही है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक पुली है ना, पुली क्या है, एक ड्रम है, फिक्स ड्रम मान लेते हैं, फिक्स ड्रम है। फिक्स ड्रम कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे करके इसको फिक्स कर देते हैं, सपोज दैट ऐसे फिक्स कर दिया गया है ना, जैसे आम के पेड़ का तना है ना, तो फिक्स ही तो है, वो घूमता नहीं है, रस्सी डालेंगे तो रस्सी उसके ऊपर से स्लाइड करेगी। तो एक है, अच्छा पूरे क्वेश्चन में कहीं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात नहीं की गई है, इसका मतलब मैं इसको स्मूथ माना जा रहा है, इसको जो माना जा रहा है कि भाई हमारा जो ये ड्रम है ये स्मूथ है। स्मूथ का अर्थ क्या होता है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0, ये माना जा रहा है कि ये स्मूथ है, मतलब म्यू की वैल्यू 0 है। जब तक क्वेश्चन में म्यू के बारे में, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के बारे में अपने आप ना कहे तो बहुत स्मार्ट नहीं बनेंगे, तब तक उसको म्यू की वैल्यू उसको 0 ही मान के चलेंगे। अब इसके ऊपर एक रस्सी लटकाई गई और इस रस्सी के एक तरफ 300 न्यूटन का वेट लटका है, एक तरफ 450, 450 450 न्यूटन का वेट लटका है, तो ये फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है। ऐसे समझ लो कि एक रस्सी को एक पेड़ के डाल पे डाल दिया इधर उधर, और एक तरफ एक बच्चा लटका है, इसका वेट 300 न्यूटन है, एक तरफ बच्चा लटका है जिसका वेट 450 न्यूटन है। क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, क्या होगा, अरे भाई जो भारी है वो नीचे आने लगेगा, जो हल्का है ये ऊपर जाने लगेगा, यही तो होना है ना, यही तो होना है। नहीं भी समझ में आता है कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो किसी भी तरफ मान लीजिए, आप जो एज्यूम करेंगे अगर वो निगेटिव आ गया तो मान लेंगे कि मेरा एजम्पशन गलत था, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए 1 मिनट के लिए। ठीक है,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस धागे में तो टेंशन होगी, है ना। फ्रिक्शन नहीं दिया है, फ्रिक्शन भी दिया होता तो भी इस क्वेश्चन को करते, तब भी आराम से हो जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल फ्रिक्शन नहीं दिया है, कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन बोथ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब मुझे जरा बताओ कि इस ब्लॉक को मैं नीचे जाता हुआ मानूं कि ऊपर जाता हुआ मानूं, आप बिल्कुल फ्री माइंड से बताइए। ये जो ब्लॉक है 450 वाला, मैं इसका मोशन मैं डाउनवर्ड एज्यूम करूं कि अपवर्ड एज्यूम करूं। रियल में तो डाउनवर्ड होना ही है, तो पता ही है कि रियल में डाउनवर्ड ही होगा। अगर हम अपवर्ड में एज्यूम करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, और क्या, ए की वैल्यू जो पॉजिटिव आनी चाहिए थी वो नेगेटिव आएगी। तो जल्दी से आप क्या जानना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अप या डाउन लिख दीजिए, बस केवल इतनी बात लिखिए कि मैं एज्यूम कर रहा हूं ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हमें एज्यूम करना है। जब एज्यूम करना है तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। बहुत तेजी से चैट बॉक्स में आना चाहिए, क्या किया जाए, जो बताएंगे वही करेंगे, जल्दी से। अगर नहीं बताओगे तो मैं तो आसान वाला करूंगा। सबसे आसान तो यही है कि इसको नीचे जाता हुआ मुझे लग ही रहा है, तो नीचे जाता ही वही मान लिया जाए। ओके ठीक है, चलिए अभी भी मैसेज नहीं आया आपका, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं इसको ये जूम करता हूं कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर अपवर्ड मूव कराएंगे तो माइनस वैल्यू आएगी। तो लेट मान लेते हैं कि लेट एक्सेलरेशन इज ए। तो ऐसा हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ए है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा विद ए एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ मूव करेगा विद ए एक्सेलरेशन, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा विद ए एक्सेलरेशन। अच्छा, दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे, ये तो इसमें कोई शंका तो नहीं है ना, क्योंकि जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है और पुली के आइदर साइड में है, उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा वही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं एक बात और। अच्छा, अपने पास जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगी, टेंशन भी होगी। अच्छा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब जो हम लोग बेल्ट ड्राइव में टेंशन पढ़ते थे ना, टाइट साइड और स्लैक साइड, तो उसमें क्या होता था कि पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 नहीं होता था। तब एक तरफ टाइट साइड होता था, एक तरफ स्लैक साइड। अभी यहाँ म्यू की वैल्यू कुछ दे दिया जाए, 0.2 0.1 दे दिया जाए, तो मैंने इसका मोशन नीचे एज्यूम किया है, तो मैं कहूंगा कि इस तरफ टेंशन ज्यादा है और इस तरफ टेंशन कम है। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लिया जाएगा तब मैं ये कहता कि इस तरफ टेंशन ज्यादा है, इस तरफ टेंशन कम है। इधर मैं लिखता 1, इधर लिखता 2 और कहता कि T1 इज ग्रेटर देन T2। याद करिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप ही ने आंसर बताए थे। लेकिन अभी क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस रस्सी में दोनों साइड टेंशन सेम होगी, तो मुझे ना तो T2 लिखना है और ना ही T1 लिखना है। टेंशन विल बी सेम ऑन बोथ द साइड। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तब आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आराम से, मजे में। ठीक है जी, चलिए देखते हैं करना क्या है। डिलेम्बर साहब बता गए हैं जुगाड़, बहुत बढ़िया सा जुगाड़, वही लगाते हैं। ठीक है, चलिए दोनों ब्लॉक की बीडी बनाते हैं, दोनों ब्लॉक की बीडी बनाते हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक की बीडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए, ये ब्लॉक कॉपी किया, ये ब्लॉक यहाँ रखा, ठीक है, ये ब्लॉक कॉपी किया और ये ब्लॉक यहाँ रखा। दोनों की बीडी बन रही है, साथ साथ देखिएगा। चलो बेटा, दोनों का पहले तो वेट अप्लाई कर दें। दोनों का वेट कितना है, इसका वेट है 300 न्यूटन, ये लगा 300 न्यूटन। इसका वेट कितना है 450 न्यूटन, 450 न्यूटन। डन। अच्छा, दूसरी बात, रस्सी में टेंशन, टेंशन देखिए, ये वाला एरो इसका है, ये वाला एरो पुली का है, ऊपर घसीट रहा, दोनों को टेंशन ऊपर घसीट रहे हैं। तो यहां से एक रस्सी बंधी है जिसमें टेंशन लगा है,
और दोनों में टेंशन सेम है, इस पे भी टी है और यहाँ पे रस्सी बंधी है, इसमें भी टेंशन सेम है, टी है। इस तरीके से अभी तक तो बॉडी में एफबीडी ऐसी बनी। बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है? कोई दिक्कत आएगी बताइएगा तुरंत। बहुत बेहतरीन चीजें हैं। ये इसकी एफबीडी है और ये इसकी एफबीडी है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दिया जाए, मोशन की बात करें, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, फ्रिक्शन ऑप्शन तो है नहीं, साफ सी बात है। तो बॉडी में एक्सीलरेशन किधर है? इसमें, इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन है, इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन है ये ऊपर की तरफ है, ए, और इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है, ए। एक्सीलरेशन होने की वजह से अभी बॉडी हमारी किस में है? अभी दोनों बॉडी किस में? मोशन में है। अभी ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स की है। अभी इस पे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई लगाना इम्पॉसिबल है। डिलेम्बर्ट साहब ने कहा क्या करो, इस पर कहते हैं इनर्शिया फोर्स लगा दो। इनर्शिया फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। किधर होता है? एक्सीलरेशन का अपोजिट। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका अर्थ ये होता है कि इस पर जो इनर्शिया फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इस पर जो इनर्शिया फोर्स लगेगा, अरे क्या कर रहा हूं भाई मैं, इस पे जो इनर्शिया फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए इनर्शिया फोर्स में लगा रहा हूं, डॉटेड दिखाता हूं जानबूझ के, जिससे कि ये पता रहे कि ये इनर्शिया फोर्स है, ठीक है। ये इनर्शिया फोर्स है, नीचे की तरफ क्यों लगेगा नीचे की तरफ? एक्सीलरेशन ऊपर, इनर्शिया फोर्स नीचे। अब खाली ये बताइए कितना होगा? तो डिलेम्बर्ट साहब ने कहा है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमारा इनर्शिया फोर्स है। कितना होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना होगा? वेट दिया गया है तो 300 डिवाइड बाई जी, और एक्सीलरेशन नहीं मालूम है तो ए लिख दिया। ये हमारा इनर्शिया फोर्स हो गया। सेम ऐसे ही जरा इसमें देखिए तो, है ना, इसमें देखिए ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो इसमें इनर्शिया फोर्स कहां दिखाई पड़ेगा? ऊपर की तरफ दिखेगा ना, इसमें इनर्शिया फोर्स दिखेगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे करके। क्लियर है? डन। देखिए इसमें इनर्शिया फोर्स ऊपर की तरफ दिखने लगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, तो यही सेम इनर्शिया फोर्स इसमें ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? ma लगेगा। वैल्यू क्या होगी? मास की वैल्यू हो गई 450 डिवाइड बाई जी इंटू ए। डन। जैसे ही आपने इसको यहां लगाया, आप तुरंत क्या कहेंगे? नाउ अब हमारी बॉडी एक स्टैटिक सिस्टम जैसा बिहेव करेगी। स्टैटिक की प्रॉब्लम बन गई। अब ये दोनों बॉडी हमारी किस में आ गई हैं? बहुत प्रेम से लिखिए कि हमारी बॉडी किस में आ गई है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडीज आ चुकी हैं। और जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं तो खाली काम क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई अप्लाई करना है। हॉरिजेंटली कोई फोर्स दिखता नहीं है तो केवल एक इक्वेशन लगानी है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 दोनों में। आइए लगा देते हैं। देखो साहब इसमें लगाएंगे, है ना, ये देखिए टी, इसमें क्या है? एक फोर्स ऊपर टी दिख रहा है, नीचे दिख रहे हैं दो फोर्स, है ना। चलिए सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 क्या लगाना है? लगाना है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 300 नीचे की तरफ प्लस 300 अपॉन g इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बाबा? अच्छा इसमें लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यहां भी लगाएंगे, है ना। इसमें अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे? जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो ऊपर क्या है? टेंशन है और प्लस इनर्शिया फोर्स भी है, तो टेंशन प्लस 450 डिवाइड बाई जी इंटू ए इक्वल टू 450। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखो ध्यान से, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, टी और ए। इनको सॉल्व करना आपका फर्ज है ना। कर डालो, ठीक है, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, है ना। कुछ करना क्या है,
कुछ नहीं करना, आसान तो दिख रहा है, आसान तो दिख रहा है। इस इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को लेकर इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, देखते हैं क्या आता है ऐसा करने से। तो आप क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे t की वैल्यू क्या है, 300 प्लस 300 अपॉन g इंटू g नोन है, g को अननोन ना मानिएगा, प्लस 450 g अपॉन a इज इक्वल टू 450। यही तो आया ना, ठीक है। तो ऐसा करिए, यहां से a कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचता है, 300 a कॉमन ले लेंगे, है ना, 300 प्लस 450 जी दोनों में ही कॉमन ले लीजिए, जी ऐसे करके हो गया, और 300 को उधर ले आइए तो 300 माइनस हो जाएगा, 450 माइनस 300 बचेगा 150। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, कैलसी उठा लो, अब तो कैलसी उठा लो, कोई तो आंसर दे दो बेटा। तो ये हो गया 150 इंटू 9.81, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ आ गया, डिवाइड बाई 450 प्लस 300 750, 750, ये आ गया 1.962। आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू 1.962 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर बेटा आ गया है, देखिए सही है या गलत है ये देखना आपका काम है, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। ठीक है, अब जब आपको a की वैल्यू मिल गई है तो a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको t मिल जाएगा। तो ऐसा कर रहे हैं ना कि इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ t मिल जाता है, देखिए मिलता नहीं मिलता है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 300 प्लस 300 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 1.962, है ना जी, इंटू 300 कुछ तो आया, डिवाइड बाई 9.81 ये भी कुछ आ गया, और प्लस का 300 ये आ गया, 360 360। मेरे पास भाई देखिए आंसर ये आ रहा है, चेक करिए जरूर कि क्या ये सब सही है कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, मे बी कि मिस्टेक हो सकती है। वैसे आंसर दिया गया था शायद मेरे ख्याल से पीछे ऊपर, चेक कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, देखिए आंसर यहाँ दिया गया था, हम लोगों ने है ना अच्छा काम किया था, इसमें आंसर लिख लिया था मैंने, ये देखिए। तो कंप्लीट आंसर आपके पास आ चुका है इस क्वेश्चन का। a की वैल्यू है 1.962, t की वैल्यू 360 है, बधाई हो आंसर आया है। ठीक है भैया, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई, जल्दी से बताएं एक बार चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सूचना दे दीजिए कि प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम अभी और करेंगे, फिर उसके बाद क्लास बंद करेंगे। इसके बाद वाली प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। हाँ जी, कोई समस्या किसी को सॉल्व करने में, बनाने में, समझने में? चैट बॉक्स में आंसर आना, हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। ओके चलिए, ये प्रॉब्लम जरा देखिए, नई प्रॉब्लम, इसको देखिए जरा, ये कैसी लग रही है, जरा देखिए, पढ़िए, समझिए। तो जी, दिखाई पड़ी प्रॉब्लम, समझिए पहले क्या करना है। देखो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, छत समझ लीजिए,
छत से एक रस्सी बांधी गई, ये रस्सी नीचे आती है, इस पुली के ऊपर से जाती है, फिर ऊपर जाती है, इस पुली के ऊपर से जाके ये चली आती है। तो एक रस्सी तो ये हो गई जो ऐसे करके चली आई, जिस पर 500 न्यूटन का वेट लटका दिया गया। इस पुली को छत के सहारे सपोर्ट देके लटका दिया गया है ना, जिसके ऊपर से पुली ये रोटेट कर रही है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहाँ भी नहीं है, तो अभी पुली पर हम टेंशन हर तरफ सेम ही मानी जाएगी, ना इस पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना इस पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। क्वेश्चन में फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से कोई बवाल मोल नहीं लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस पर लगा गया 1500 न्यूटन का फोर्स वेट। इस ब्लॉक का वेट है 1500, भारी है, बहुत भारी है। इसका वेट कितना है? 500 न्यूटन। देखा जाए तो दिस ब्लॉक इज 3 टाइम्स बिगर, 3 टाइम्स ज्यादा हैवी है इस ब्लॉक से। अब उसके बाद लटकाने के बाद छोड़ दिया गया। छोड़ देने पे क्या होगा जरा बताइए तो, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा? ये भारी वाला ब्लॉक नीचे जाएगा कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा, 500 न्यूटन का ब्लॉक अगर डाउनवर्ड मोशन करेगा तो 1500 वाला ऊपर जाएगा, अगर 500 वाला ऊपर जाएगा तो 1500 वाला नीचे जाएगा। इनमें मोशन ऐसे ऐसे होना है, दिख रहा है ना। जरा कल्पना करके बताएं आपके हिसाब से कौन सी ब्लॉक, कौन सी बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी? केवल डायरेक्शन पूछ रहा हूं, कुछ कह सकते हैं क्या? अभी कह सकते हैं क्या इस बेसिस पे? पिछले क्वेश्चन में कहना बड़ा आसान दिखाई पड़ा था, इसमें आपने फट से कहा था। कैसे कहा था? एक ही रस्सी थी, इधर 450 था, इधर 300 था, हमने 450 को नीचे मान लिया था। अगर इसको ऊपर माना गया होता तो ए की वैल्यू जो हमारे पास 1.962 आई थी, आती वही लेकिन माइनस में आती, बस इतनी सी केवल बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्लॉक नीचे मूव करेगा, कौन सा ऊपर मूव करेगा। एक बात इस समस्या है, कोई बात नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने पे जिधर आए पॉजिटिव आएगा तो सही है, नेगेटिव आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये भी क्लियर हो था, पहले से ही क्लियर था। कैसे क्लियर था? क्योंकि एक रस्सी से बंधे थे, एक पुली के ऊपर से गुजर रहा था, तो जितनी तेजी से ये ब्लॉक नीचे जा रहा था उतनी तेजी से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था। ये स्थिति भी आपको क्लियर थी, है ना। इसलिए आपने यहां भी ए लिखा, यहां भी ए लिखा, क्योंकि दोनों का आना जाना, ये जो मोशन था वो सेम वेलोसिटी से था, सेम वेलोसिटी से था तो सेम एक्सप्रेशन से होगा। लेकिन 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 इसमें बड़ी समस्या है। जितनी तेजी से ये नीचे जाएगा, क्या ये उतनी तेजी से ऊपर जाएगा? यस या नो? इसका नीचे जाना, इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी, ये अप एंड डाउन वेलोसिटी सेम होगी या नहीं? सेम होगी तो यस लिखिए, नहीं होगी तो नो लिखिए। आज चैट बॉक्स में बड़ी सुस्ती है, जल्दी बताएं, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? अगर दोनों वेलोसिटी सेम लगती हो तो यस लिखिए, और अलग अलग लगती हो तो नो लिखिए। हाँ हाँ, चलिए, शर्मा जी का आंसर आया है यस। तो इसका मतलब जितनी तेजी से ये नीचे जाएगा उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा, ऐसा आपको आप कह रहे हो ना? ठीक है, शर्मा जी जरा पिछला वाला देखिए तो, इस केस को देखिए। आप यहां लटके हैं, मैं यहां लटका हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, आप ऊपर जा रहे हैं। जितनी तेजी से मैं नीचे जा रहा हूं उतनी तेजी से आप ऊपर जा रहे हो। अब जरा फिर से यहां आते हैं पिछले नए क्वेश्चन में। मैं यहां लटका हूं, आप यहां लटके हैं। अब वो अरेंजमेंट नहीं है। पहले आप किस रस्सी का कौन सा हिस्सा पकड़े थे? तो ये जो रस्सी यहां से जा रही थी, आप यहां लटके थे। अब आप यहां नहीं लटके हैं, अब आप इस पॉइंट से लटके हैं। जब ये नीचे जाएगा तब ये कितनी स्पीड से जाएगा? ये दोनों सेम नहीं होंगे। थोड़ा सा विजुलाइज करिए, आपको महसूस भी होने लगेगा। अभी हमें तो करना ही है, प्रूफ तो करना ही है इसको, सेम नहीं होंगे तो कितने कितने होंगे, किस रेशियो में होंगे, है ना। देखिए फर्क क्या पड़ा कि ये जो हमारे पास पुली है ना, ये रस्सी इसके ऊपर से गुजर रही है। इस पुली के लगने की वजह से अब आप उस वेलोसिटी से ऊपर नहीं जाएंगे जिस वेलोसिटी से पिछले क्वेश्चंस में जा रहे थे आप, ठीक है ना। देखिए
अब जरा इसको समझिए कैसे हम आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से मैथमेटिकली आइडेंटिफाई करें कि इन दोनों की वेलोसिटी में क्या संबंध है, इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या संबंध है। बहुत ध्यान से समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आए ये बात। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा फिगर में चाह रहा हूं बड़ा कर लूं और बड़ा कर लूं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है जी। देखिए मैं कुछ लाइनें खींच रहा हूं। ठीक, इस पुली के सेंटर से एक लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है जो कि पुली के सेंटर से ही मैं गुजारना चाह रहा हूं। ऐसे ही एक लाइन और खींच रहा हूं जो कि इस पुली के सेंटर से गुजर रही है, ऐसे करके। देखिए हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी का नाम लिया जाए। देखिए ये पॉइंट रस्सी का पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। उसके बाद लौट के यहां आता है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट जी है। तो कुल मिला के अगर इस रस्सी की लंबाई एल है, अगर मान लेते हैं, ऐसा माने कि सब मिला के अगर इस रस्सी की लंबाई एल है, तो एल को हम इतने टुकड़े में बांट सकते हैं। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। ठीक है ना। अच्छा, जब ये ब्लॉक नीचे आता है तो ये हमारा जो पुली है, ये पुली ऊपर जाती है। ऊपर जाने से क्या ए बी की लेंथ में कोई बदलाव होगा? जब ये इसका डायमीटर ऊपर जाएगा, पुली ऊपर जाएगी, तो क्या ए बी की लेंथ में कोई बदलाव होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इस पुली के ऊपर जाने से ये जो BC की लंबाई है और ED की लंबाई है, ये BC और ED इनकी बीच की दूरी कम होगी। AB तो वहीं रहेगा ना, AB तो वहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये नीचे आएगा तो एक ये लंबाई कम होगी और एक ये लंबाई कम होगी, और फिलहाल जितने रहेंगे दोनों सेम रहेंगे। तो ऐसा मैं मान लेते हैं कि ये जो लेंथ हमारे बीच में है, ये BC जो है ये x है। तो ये कितना होगा, ये BC अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। x इसलिए लिख रहा हूं कि x वेरिएबल होगा, ए भी तो कांस्टेंट रहेगा, ए भी थोड़ी बदलेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ए बी में कोई चेंज थोड़ी आएगा, है ना, ए बी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, तो ए बी हमारा है, ए बी कांस्टेंट रहेगा, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, है ना, C1 मान लेते हैं, C1 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये BC बदलेगा। अच्छा, C से लेके D तक पुली चाहे यहां रहे चाहे कहीं भी रहे, लेकिन इतना रस्सी का टुकड़ा तो इससे चिपका ही रहेगा, तो CD भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी आपका CD भी कांस्टेंट रहेगा, C2 रहेगा। ऐसे ही EF ये वाली रस्सी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा इससे इतनी तो लगी ही रहेगी। ये दोनों मास कहीं भी रहे, लेकिन इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, एक लंबाई है, जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये जो रस्सी FG है, ये FG बड़ी होने लगेगी। F से G देखेंगे तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा, ये रस्सी लंबी होगी और ये रस्सी छोटी होगी। X की वैल्यू कम होगी, और अगर इसे Y कह दिया जाए, अगर मैं इसे Y कह दूं, तो ये Y बड़ी होगी, X छोटी होगी। इस ब्लॉक के नीचे जाने से Y की लेंथ बढ़ेगी और X की लेंथ कम होगी। तो अब मैं अगर लेंथ को मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए यहां शुरू करते हैं, AB पहले मतलब C1, फिर क्या लिखूंगा, BC मतलब X, फिर क्या लिखूंगा, CD मतलब C2, फिर क्या लिखूंगा, DE मतलब X, फिर क्या लिखूंगा, EF मतलब C3। ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा, FG मतलब Y।
तो कुल मिला के C1 C2 C3 कांस्टेंट ही है। तो क्या इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द रोप इक्वल टू x2x प्लस y प्लस कांस्टेंट c। ऐसी तो हुआ ना, ये क्वेश्चन बन गई। लेंथ के लिए आप इतनी कह सकते हैं, जहां c का मतलब क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, सब मिला के हमने उसको c कह दिया। अब ऐसा करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि ये तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ गया। x क्या है, वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, टाइम। तो देखिए L क्या है, रस्सी की कुल लंबाई, रस्सी की कुल लंबाई तो कांस्टेंट है। 10 मीटर की रस्सी है तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ वो 10 ही मीटर रहेगी ना। तो L की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, 2dx/dt आएगी, नहीं आएगी। प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy/dt, dy/dt, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, और c को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आएगी 0, फिर आएगी 0। यही तो होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब हमारे पास dx/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। dx/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही हुआ ना कि डिस्प्लेसमेंट के बदलने की दर को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो टर्म आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, इस पुली के ऊपर जाने की वेलोसिटी। जितनी तेजी से ये पुली ऊपर जाएगी उतनी तेजी से ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस ब्लॉक का नाम दे दें, सपोज दैट इस ब्लॉक का नाम A है और इस ब्लॉक का नाम B है, तो dx/dt क्या हुआ, dx/dt क्या हुआ, वेलोसिटी हुई ऑफ दिस पुली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी इक्वल टू होगी इस ब्लॉक के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी को हम लोग अगर ये लिखें कि 2 इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ VB, बात समझ में आ गई। dx/dt मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा पुली है ये कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, जितनी तेजी से ये ऊपर जाएगा उतनी तेजी से ब्लॉक B भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो B ब्लॉक इसी का हिस्सा है ना। प्लस dy/dt क्या है, dy/dt क्या है कि इस लेंथ में कितना चेंज हो रहा है। dx/dt क्या था कि इस लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, चेंज होने की रेट क्या है, दर क्या है, y में चेंज होने की दर क्या है, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, इसकी बात करना है डायरेक्शन की, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि जब अगर हम ये माने कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ऐसा एज्यूम करें, तो ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कम होगी, होती चली जाएगी, ये कम होती चली जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वेलोसिटी होगी ये नेगेटिव सेंस में होगी, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव सेंस में होगी। चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, ठीक है। तो यहां से क्या साबित हो रहा है, आप देखिए तो क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ V। यही हुआ ना, ये आपको एक रिलेशन मिलके आ गया, वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B। बात समझ में आ रही है, मतलब समझिए, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा तो ये 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां लटका हूं, मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा हूं, तो आप यहां लटके हैं तो आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएंगे। तो ये रिलेशन हुआ दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज का। और अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर से हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो अगर तो जो रेशियो वेलोसिटी में मिलेगा वही रेशियो आपको फिर से मिलेगा एक्सीलरेशन में, है ना। देयरफॉर आपको अगर एक्सीलरेशन कोई कहे तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A विल बी नेगेटिव
ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। जल्दी से जरा बताएं कि ये जो बात मैंने लिखी है दोनों इक्वेशन, क्योंकि बिना इसके तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना है ना, बच्चे फंसे ही रहते हैं, बाकी सब तो हो जाएगा, डीलम्बर्ट साहब ने सारा काम कर दिया है। एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन इसके एक्सीलरेशन से डबल है, हाँ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस साइन शो करता है। इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से डबल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस साइन शो करता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो जल्दी बताइए जरा। इतनी बात आपको समझ में आई है? भाई चैट बॉक्स में तेजी से काम करिए, टाइम ज्यादा नहीं बचा है। ओके ठीक है शर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ब्लॉक को एज्यूम कर लूं कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सप्रेशन से ऊपर जा रहा है, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि लेट, माना लेट यहां पे लिख लेते हैं, है ना, कि लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू ए, और ये मान लेते हैं कि अपवर्ड है, ऐसे मान लेते हैं। आपको इच्छा लगती है डाउनवर्ड मान लीजिए, मुझे नहीं पता फाइनली क्या आएगा, जो आएगा नेगेटिव में आ जाएगा तो मेरी बात गलत हो जाएगी। तो मैंने इसको माना कि ऊपर जा रहा है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, ए है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक ए नीचे आएगा, और नीचे आएगा लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इसकी डबल होगी। तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा, 2a, ठीक है ना। इस पूरी कहानी से हम लोगों ने इतनी बात निकाल के रखी, ठीक है ना, इतनी बात निकाल के रखी इस पूरी कहानी से। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है, सब खत्म, ठीक है। आइए सॉल्व कर डालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये जो हमने तमाशा किया था इसको साफ कर देते हैं, बहुत गंदगी फैलाई थी, ठीक है। गंदगी क्या क्या फैली थी, ये देखिए, ये गंदगी थी, इन सबकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, इस तरह से प्रूफ नहीं करना है, आप सीधे लिखिए हमें मालूम है, वी नो, कि अगर इसका एक्सेलरेशन इतना होगा तो इसका इतना होगा, इतनी बात आपको लिख देनी है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक, अब हमें करना क्या है, दोनों ब्लॉक की एफबीडी बनानी है। यार एफबीडी बना बना के थक गए हो ना, लेकिन बड़ी मस्त चीज है एफबीडी, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक रस्सी पूरी एक ही है, फ्रिक्शन है नहीं, तो रस्सी में टेंशन हर जगह पे सेम होगी। जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा तब तक टाइट साइड स्लैग साइड की बात करना बेमानी है। चलिए इधर जो टेंशन होगी मान लेते हैं टेंशन टी है, तो वही टेंशन कहाँ होगी, इस तरफ भी होगी, उसी रस्सी में, ठीक है। वही टेंशन आपको इस रस्सी में यहां दिखाई पड़ेगी, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ये टेंशन टी है। अच्छा एक छोटी रस्सी और भी तो है, छोटी रस्सी और है, कैसे, ये ब्लॉक भी जिससे टंगी हुई है, लेकिन ये इस रस्सी का हिस्सा नहीं है, ये दूसरी रस्सी है, दो रस्सियां हैं, एक लंबी वाली ये है, छोटी वाली ये है, तो इसमें भी टेंशन होगी, इसमें कोई मतलब भी नहीं, टाइट साइड लेफ्ट साइड का एक ही रस्सी है, तो इसमें कुछ मान लेते हैं हम लोग, रस्सी में टेंशन है लेकिन टी नहीं होगी, कुछ अलग होगी, मान लेते हैं टी डैश है, टी डैश है। अब चलिए वीडियो बनाते हैं, सबके वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक। पहले देखिए, पहले बनाएंगे ब्लॉक ए की, हाँ ये हुआ ब्लॉक ए और ये हुआ ब्लॉक बी, ठीक है जी, और ये हुआ पुली, ये वाली पुली, ठीक है, और एक पुली की और जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेंगे। चलिए आइए ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे इस फिगर को देखिए, बीडी देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से, देखिए ध्यान से।
तो पहली बात तो ये वाला ब्लॉक है, थोड़ा बड़ा कर दें, दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक। और इसको छोड़िए अभी, इस ब्लॉक पे, और एक ब्लॉक ये है, ठीक, यहाँ पे है। पहले इस ब्लॉक की बात कर लें। इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? इस ब्लॉक का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, कितना वेट है? 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है ना। और ऊपर क्या लग रहा है? तो रस्सी में टेंशन है। रस्सी में कितनी टेंशन है? टी टेंशन है, ये टी टेंशन है, ठीक है। और ये भी समझ में आ रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, कितना है? 2a है। इसकी वजह से इनर्शिया फोर्स आएगा, अभी देखेंगे। अच्छा, जरा इसकी बात करें, इस ब्लॉक की बात करें, तो इस ब्लॉक की कहानी क्या है? ये ब्लॉक क्या कह रहा है? इस ब्लॉक का वेट है कितना है? 1500 न्यूटन। इस ब्लॉक का वेट है यहां से नीचे की तरफ 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन। ऊपर एक टेंशन लग रही है जिसको कह रहे हैं टी डैश। ये हो रहा है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये टेंशन जो टी डैश है वो कैसे आ रही है? तो वो ये जो पुली दिखाई पड़ रही है ना, वो इस पुली की मदद से कुछ हो रहा है उसमें। कैसे? देखिए ध्यान से। अगर इस पुली की एफबीडी बनाई जाए, इस पुली की एफबीडी, ये वाली पुली, तो इस पे क्या दिखाई पड़ता है? बहुत गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा क्या दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक तो इस पुली पर यहां पे नीचे की तरफ एक लोड लग रहा है। ये कौन सा लोड है? यही बी पे टी डैश ऊपर है, तो इस पे नीचे है टी डैश, इस पे नीचे है टी डैश। उसके अलावा इस पुली पर जो रस्सियां बांधी थी आपने, ये रस्सी ऊपर दिखाई पड़ रही है और ये रस्सी ऊपर दिखाई पड़ रही है। इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स, ये कितने कितने हैं? टी एंड टी, ठीक है ना। एबीडी बन गई, नहीं बन गई? ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टी और टी दोनों सेम है, तो यहाँ टी निकाल के वहां पुट कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो इसकी कोई बहुत जरूरत हमें है नहीं इस पुली की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई है सभी को? एफबीडी क्लियर हो गई है? अगर बेटा एफबीडी क्लियर है तो अब न्यूमेरिकल में कुछ ज्यादा काम बचा नहीं है। आइए ध्यान से देखा जाए, ठीक है। चलिए, ठीक, ओके, डन। अब बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की। एक बात समझ में आ गई थी, अगर ये 2a नीचे जा रहा था तो ये वाला ब्लॉक हमारा a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। इतनी बात हम लोग पहले से करके रखे हुए हैं। अब बात करनी है केवल इनर्शिया फोर्स की, केवल और केवल इनर्शिया फोर्स की। चलिए भाई, इनर्शिया फोर्स को मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, रेड कलर से। इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस पे मैं इनर्शिया फोर्स ऊपर दिखा रहा हूं, ऊपर, है ना। कहाँ दिखा दूं? इधर जगह बची कि, चलो ये दिखा देता हूँ। ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, रेड कलर से दिखाया है, डॉटेड नहीं किया आपकी बात, ठीक है। चलो, ये इनर्शिया फोर्स है। अच्छा, ये इनर्शिया फोर्स कितना होगा? ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी को कह रहे हैं इनर्शिया फोर्स। कितना होगा? ma होगा, है ना। ma का मतलब क्या है? 500 न्यूटन इसका वेट है, g से डिवाइड कर देंगे, है ना। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन कितना है? 2a। ये हो गया 2a, ये हो गया हमारा इनर्शिया फोर्स। इस बॉडी पे ये फोर्स लग गया, ये नीचे जा रहा था तो इनर्शिया फोर्स ऊपर लगा, ये बॉडी ऊपर जा रही है तो इस पर इनर्शिया फोर्स लगेगा, लेकिन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। इसे कहेंगे इनर्शिया फोर्स। और इनर्शिया फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास हो गया 1500 डिवाइड बाई जी इंटू एक्सेलरेशन कितना है? ए। जैसे ही आपने इस पे लगाया, ये कहते हैं बॉडी हमारी रुक गई, ये दोनों ब्लॉक रुक गए। अब से कहोगे इस पे इनर्शिया फोर्स लगा दें क्या? अरे बाबा, इस पुली के मास के बारे में कोई बात नहीं किया गया है,
ये पुली मासलेस है। जब पुली मासलेस है, पुली का मास ही नहीं है, तो जब ma करोगे तो मास जीरो हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स जीरो हो जाएगा। जिस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, जिस बॉडी में मास होगा, इनर्शिया फोर्स नहीं तो आएगा ना, ठीक है। तो इसमें इनर्शिया फोर्स नहीं आएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपनी स्टोरी को, ठीक। पहले सॉल्व करें इस बॉडी को, बहुत ध्यान से देखिए। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर रहे हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू, टेंशन ऊपर गया, टेंशन ऊपर गया, इनर्शिया फोर्स भी ऊपर है ना, टी प्लस 500 अपॉन जी इंटू 2a। ये दोनों फोर्स ऊपर लाल वाला और ये टी, नीचे क्या है 500। तो यहां से दिखाई पड़ रहा है कि टी की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो हो गया 1000, है ना, 1000, रुको जरा सबर करो, 500 माइनस 1000 इंटू ए अपॉन जी। ऐसा एक इक्वेशन यहां से मिली। इक्वेशन काम आएगी, रख लो अभी, है ना, इसी को कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं दूसरी साइड में, ब्लॉक वही सॉल्व हो गया। अब जरा सॉल्व करते हैं इस पुली को, इस पुली को सॉल्व करें। इस पुली पे देखा जाए, इस पुली पे देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, इस पे अगर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं पुली पे, इस पे एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, जितने फोर्स ऊपर उतने फोर्स नीचे, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, टी प्लस टी, टी प्लस टी, दो टी ऊपर लग रहे हैं, तो 2t ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, टी डैश। अब टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहां से आ सकती है टी डैश इक्वल टू 2t, 2, और टी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 500 माइनस 1000 इंटू ए अपॉन जी। समझ रहे हैं ना। तो यहां से टी डैश की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 1000 माइनस 2000 ए अपॉन जी। ऐसा कुछ आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये और आपके सामने आ गई, टी डैश, पहले टी निकाला, टी से घूमते घूमते टी डैश तक आ चुके हैं। अब जब टी डैश पे आ गए हैं तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, कौन सा ब्लॉक दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक पे आपको अब लगाना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या दिखाई पड़ा इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे साफ दिख रहा है कि इस ब्लॉक का वेट नीचे, इनर्शिया फोर्स नीचे और टी डैश ऊपर। चलिए देखते हैं, तो यहां लिखेंगे, इसके किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है कि टी डैश ऊपर लग रहा है, नीचे क्या क्या लग रहा है, नीचे एक फोर्स लग रहा है 1500 और इनर्शिया फोर्स लग रहा है 1500 डिवाइड बाई जी इंटू ए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये इक्वेशन एक और आ गई तीसरी बॉडी से, तीसरे ब्लॉक से इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। आइए देखा जाए, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। अब शांति से टी डैश की वैल्यू उठाकर यहां पे रख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, टी डैश की वैल्यू खोनी नहीं चाहिए। आ गया, हाँ ये है, आइए, टी डैश की वैल्यू क्या है, 1000 माइनस 2000 इंटू ए अपॉन जी। इधर टी डैश हो गया, इधर 1500 प्लस 1500 बटे जी इंटू ए, इतना आ गया। जब देखो तो सॉल्व करो यार, कुछ समझ में आएगा तो। इसको इधर लाते हैं, ठीक है ना, इसको इधर लाते हैं, इस वैल्यू का इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हम अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा जी,
हाँ, तो a अपॉन जी अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का 2000 ये रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 1500 ये रहेगा, इक्वल टू 1500 में से 1000 कम हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 कुछ ऐसे दिख रहा है, देखना भाई मिस्टेक ना होने पाए। तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास 500 यहाँ कितना हो गया 3500, a अपॉन जी इंटू माइनस का 3500 इक्वल टू 500। जरा बहुत धीरे धीरे सॉल्व करिए, तो कैलसी उठा लीजिए। अब क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो माइनस की आएगी, समझ में आ गया कैसे आएगी। 500 डिवाइड बाई 3500, कुछ वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाई जी से मल्टीप्लाई कर दें 9.81। भाई मेरे पास आ रही है ए की वैल्यू, अब ये कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। आंसर दिया था क्या 1.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस का, बात समझिएगा, माइनस का आया है, माइनस का, बहुत ध्यान से। क्या क्वेश्चन में आंसर दिया था, जरा देखा जाए तो। हाँ हाँ दिया था आंसर दिया था, देखिए आंसर मैच कर रहा है, ये देखिए, और बड़े हो जाओ, ए बड़े हो जाओ, खूब बड़े हो जाओ, ये देखो ए की वैल्यू दी गई थी 1.401 और अपना आंसर भी वही आया है 1.401। अब हमारा आंसर माइनस में आया है, माइनस में आने का मतलब ये हुआ बेटा कि हमने ये एज्यूम किया था कि ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, तो ब्लॉक भी ऊपर नहीं जा रहा है, ब्लॉक बी नीचे जा रहा है। ए क्या था, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, है ना। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो आपका ए आया है, क्या आया है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, इधर वाला बी था ना, फिर भूल गया मैं, बी ये वाला था, हाँ बी, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी। Therefore, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अच्छा, ये हमने माना था कि ये ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, ये आ रहा है डाउनवर्ड, माइनस साइन ये शो कर रहा है, तो एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू 1.40, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का है ना, माइनस का, तो माइनस का 2.80। लेकिन ये माइनस क्या शो कर रहा है कि इसका माना गया था, एज्यूम किया गया था कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो माइनस ने ये बताया कि आप बुद्धू हो, आपने जो एज्यूम किया था, गड़बड़ किया था, ये अपवर्ड है। ठीक है, बस बढ़िया है। अब किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू को उठा के रख दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। ठीक है ना, जरा बताए ये प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको। चलिए, बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम थी, इसको एक बार जरूर दोबारा से आप लोग करके देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो आज मैं समझ रहा हूं कि हम लोग मैकेनिक्स का ये लास्ट लेक्चर पूरा कर लिया है और नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर जो होगा वो थ्योरी ऑफ मशीन से स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट ही शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए, शुभकामनाएं।